हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इंडियन हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू को डिस्कस करूंगा। इंडियन हिस्ट्री में आज का जो डिस्कशन होगा वह एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास से संबंधित होगा। यह चैप्टर नंबर 4 है। इसके पहले हमने बिहार स्पेशल चैप्टर नंबर 1 के रूप में, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 और इंडियन पॉलिटी चैप्टर नंबर 3 के रूप में हमने डिस्कस कर दिया है। तो आज एंशिएंट हिस्ट्री के एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। 97वीं बीपीएससी के लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियोज हैं, आप लोग जरूर इसे अच्छे से गंभीरता पूर्वक इसे हल करें। पहला प्रश्न है, कुषाण शासकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही उत्तर को चुनना है, यानी कि कुषाण शासक से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। पहला, उनका राज्य मध्य एशिया से लेकर उत्तर पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। बिल्कुल सत्य है। कुषाण शासकों के द्वारा प्रस्तुत राजत्व की धारणा का सबसे अच्छा सबूत उनके सिक्कों और मूर्तियों में स्पष्ट था। यह भी सत्य है। भारत में मथुरा के पास कुषाण शासकों की बड़ी संख्या में मूर्तियां मिली है। यह भी सत्य है। और कई कुषाण शासकों ने देवपुत्र या भगवान का पुत्र की उपाधि धारण की है। यह भी सत्य है। तो कुषाण के शासकों से संबंधित ये चारों स्टेटमेंट सत्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 का डी। अगला प्रश्न है, लगभग 3500 वर्ष पहले रचित सबसे पुराना वेद कौन सा है। बताइए सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो सबसे पुराना वेद जो है वह ऋग्वेद है। ठीक है, वेद 4 प्रकार के हैं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन चारों में सबसे पुराना जो है वह ऋग्वेद है। तो 2 का आंसर हो जाएगा ए। ऋग्वेद में ऐसा कहा जाता है कि 10 मंडल हैं, 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,552 ऋचाएं या छंद हैं। ठीक है। अगला है, ऋग्वेद में 2 नदियों और ऋषि विश्वामित्र के बीच संवाद का उल्लेख किया गया है। वे 2 नदियां कौन कौन से हैं। तो 2 नदियां हैं व्यास और सतलज, यानी कि ऋग्वेद में व्यास और सतलज तथा ऋषि विश्वामित्र के बीच संवाद का उल्लेख किया गया है। तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। दिए गए विकल्पों में से कौन सा स्मृति परंपरा का उदाहरण नहीं है। स्मृति परंपरा का उदाहरण नहीं है। देखिए, जो स्मृति परंपरा है, स्मृति परंपरा के अंतर्गत बेसिकली रामायण, उपनिषद, भगवत गीता, महाभारत आदि को शामिल किया जाता है। लेकिन जो वेद है वह वेद स्मृति परंपरा के अंतर्गत नहीं आता है। तो 4 का आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, किस वेद में कुंभ और उससे जुड़े स्नान अनुष्ठान का उल्लेख मिलता है। तो कुंभ और उससे जुड़े अनुष्ठान का जो उल्लेख है वह ऋग्वेद में प्राप्त होता है। हमें 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल अफगानिस्तान में मौजूद है। अफगानिस्तान में कौन सा स्थल मौजूद है बताना है। ठीक है। तो देखिए, पहला है सुत्का गैंडोर। जो सुत्का गैंडोर है वह बलूचिस्तान में है। ठीक है, बलूचिस्तान। आलमगीर है वह यूपी में है, हिंडन नदी के तट पर। ठीक है। फिर है मांडा। मांडा कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। ठीक है। लेकिन जो है सोर्तुगाई जो है, सोर्तुगाई यह अफगानिस्तान में है, अवस्थित है। तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले ज्ञात असूलियन संस्कृति स्थलों में से एक ईसमपुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। 7 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, विक्रमखोल की प्राचीन गुफा कहाँ स्थित है। तो विक्रमखोल की जो प्राचीन गुफा है वह ओडिशा में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा बी। लेवालोय तकनीक शब्द किससे संबंधित है। लेवालोय या लेवालोसियन तकनीक जो शब्द है वह किससे संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उपकरण बनाने से संबंधित है। बेसिकली आप देखेंगे कि मध्य पाषाण युग में जो तकनीक बनाने की कला है उसको लेवालोय के नाम से जाना जाता है। मध्य पाषाण काल के दौरान यह तकनीक विकसित हुई थी। ठीक है। तो 9 का आंसर हो जाएगा सी। अगला है, बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्त कर चुकी आदरणीय या सम्मानित महिलाओं को किस नाम से पुकारा जाता था।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आसान प्रश्न है, थेरी के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, और बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाली पहली महिला अगर देखा जाए, पहली महिला जिसने बौद्ध धर्म स्वीकार की थी वह थी महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी, जिन्होंने गौतम बुद्ध का पालन पोषण भी किया था। ठीक है, उनकी माँ की डेथ हो गई थी बचपन में, तो माँ की अनुपस्थिति में महाप्रजापति गौतमी ने भगवान बुद्ध का पालन पोषण किया था, और पहली महिला जिन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार की, बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्त की, वह महाप्रजापति गौतमी थी। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसी महिलाओं को थेरी के नाम से जाना जाता था। कंगनहल्ली पुरातात्विक स्थल किससे संबंधित है? तो कंगनहल्ली जो पुरातात्विक स्थल है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। या बेसिकली जो कंगनहल्ली है वह कर्नाटक के कुलबुर्गी जिले में पाया जाता, कुलबुर्गी जिले में अवस्थित है। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। आंसर हो जाएगा बी। 2 जैन संप्रदायों में से किसका मानना था कि महिलाओं में निर्वाण प्राप्त करने की संभावना है और इसीलिए उन्हें मठ में प्रवेश की अनुमति दी? देखिए, जो 2 जैन संप्रदाय थे, कौन कौन थे? दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है, तो जो दिगंबर श्वेतांबर थे वे श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर हैं वे नग्न रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है कि महिलाओं में निर्वाण प्राप्त करने की संभावना किसका मानना था? तो ये श्वेतांबर था। ठीक है, यह दिगंबर के साथ मैच नहीं कर सकता, क्योंकि दिगंबर जो है वह नग्न अवस्था में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो श्वेतांबर जो है वह उनका मानना था कि महिलाओं में भी निर्वाण प्राप्त करने की प्रबल संभावना है और इसीलिए मठ में प्रवेश की अनुमति दी। 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। बक्साली पांडुलिपि किस विषय से संबंधित है? बक्सालू पांडुलिपि, जो बक्सालू पांडुलिपि है वह गणित विषय से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। बेसिकली बक्सालू जो पांडुलिपि है इसकी खोज 1881 ईस्वी में की गई थी। यह पेशावर के बक्साली गांव में अवस्थित है, गणित से संबंधित है। 13 का आंसर डी। प्रसिद्ध गुप्तकालीन देवगढ़ मंदिर, देवगढ़ मंदिर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है, दशावतार मंदिर किस शैली की मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है? तो जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है वह नागर शैली का उदाहरण है। 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभलेख किस भाषा में लिखा गया था? तो इलाहाबाद स्तंभलेख जो है वह संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा इसकी रचना की गई थी। संस्कृत में लिखा गया है। अब समुद्रगुप्त का कार्यकाल क्या रहा है? तो समुद्रगुप्त का कार्यकाल 335 से 375 ईस्वी तक रहा है, और इसी के दरबारी कवि हरिसेन जिसने प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभलेख की रचना की संस्कृत भाषा में। अगला है चौसा। बिहार में कई जैन तीर्थंकरों की कांस्य प्रतिमाएं मिली है, यानी कि चौसा बिहार में कई जैन तीर्थंकरों की कांस्य प्रतिमा मिली है। ये प्रतिमाएं जो है वह किस काल की है? तो ये कुषाण काल की बनी हुई है। इसका आंसर हो जाएगा 16 का सी। हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार कलिंग शासक के 12वें वर्ष के अभियान के दौरान किस मगध राजा ने महामेघवाहन खारवेल के सामने आत्मसमर्पण किया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बृहस्पति मित्र। कौन सा शिलालेख गंगा घाटी तक कुषाण नियंत्रण का प्रमाण प्रस्तुत करता है? यानी कि किस शिलालेख के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि जो कुषाणों का शासन था, कुषाणों का जो नियंत्रण था वह गंगा घाटी तक था। किसका आंसर हो जाएगा? या इसका आंसर हो जाएगा रवातक शिलालेख, यानी कि 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। जो रवातक शिलालेख है वह बैक्ट्रियन भाषा में लिखा गया है। ठीक है, बैक्ट्रियन भाषा के शिलालेख है रवातक शिलालेख। ये कहाँ से इसकी प्राप्ति हुई है? रवातक शिलालेख की अफगानिस्तान से इसकी प्राप्ति हुई है। तो 18 का आंसर हो जाएगा डी। प्रसिद्ध संस्कृत नाटक मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखा गया? आसान प्रश्न है। मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखा गया है? तो शूद्रक के द्वारा। 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आर्य मंजूश्री मूलकल्प किस संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। आर्य मंजूश्री मूलकल्प जो है महायान बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। कई इतिहासकार राजा हर्षवर्धन के विद्वतापूर्ण कार्य पर संदेह करते हैं और मानते हैं कि छद्म लेखक था। वह लेखक कौन था? देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आसान प्रश्न है, आप लोग गंभीरता से पढ़ेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। 3 महत्वपूर्ण पुस्तक की नाम मैं बता रहा हूं आपको। रत्नावली, प्रियदर्शिका
और नागानंद, इन तीनों का नाम आपने अवश्य सुना होगा। इन तीनों को किसने लिखा है? रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका। किसके द्वारा लिखा गया है? हर्षवर्धन के द्वारा। तो ऐसा माना जाता है कि यह हर्षवर्धन ना लिखकर हर्षवर्धन के बजाय धावक के द्वारा लिखा गया था, यानी कि छद्म लेखक जो है हर्षवर्धन का कौन था? धावक। तो 21 का आंसर हो जाएगा बी। किस गुप्त शासक को कुछ विद्वानों ने कालिदास की रचना रघुवंशम के नायक के रूप में पहचाना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। किस गुप्त शासक को कुछ विद्वानों ने कालिदास की रचना रघुवंशम के नायक के रूप में पहचाना है, यानी कि कालिदास ने जो रघुवंशम कालिदास के द्वारा लिखी गई है उसका मेन जो नायक है, कुछ विद्वानों का कहना है कि इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय नायक की वहां पर चर्चा की गई है। वैदिक प्रशासन के दौरान भग एकत्रित करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो भग का मतलब क्या होता है? कृषि उपज का एक हिस्सा। ठीक है, कृषि उपज का हिस्सा वैदिक प्रशासन के दौरान कृषि उपज के हिस्सा को भग के नाम से जाना जाता था। तो भग एकत्रित करने वाले अधिकारी का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भागदुर्ग। अगला है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में राजा मिलिंद और बौद्ध संत नागसेन के बीच संवाद की चर्चा की गई है? तो राजा मिलिंद और नागसेन के बीच का जो संवाद है वह मिलिंद पन्हों में हमें देखने को मिलता है। 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना औषधीय गुणों से संबंधित है? औषधीय गुणों से संबंधित यहाँ पे सभी आपको मिल जाएगा। सुश्रुत संहिता भी है, चरक संहिता भी है और अष्टांग हृदय है। ये सभी जो है वह औषधीय पौधों से संबंधित रहे हैं। सुश्रुत आप सभी जानते हैं शल्य चिकित्सा का जनक जो है वह सुश्रुत को कहा जाता था। ठीक है, उसी प्रकार चरक ने चरक संहिता की रचना की। तो ये चार यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन हैं वे औषधीय पौधों से ही संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा डी। भानुमति सुश्रुत संहिता पर लिखी गई एक टीका है, यह किसकी रचना है? तो यह जो रचना है वह सुश्रुत की रचना है। ठीक है, अगर आप देखेंगे सुश्रुत संहिता जो है भानुमति सुश्रुत संहिता पर लिखी गई एक टीका है, यह किसकी रचना है? कहने का मतलब है कि भानुमति किसकी रचना है? तो भानुमति के रचनाकार चक्रपाणि दत्त हैं। इसका आंसर 26 का हो जाएगा बी। जो चक्रपाणि दत्त हैं वे 11वीं शताब्दी के एक प्रमुख आयुर्वेदिक चिकित्सक और संस्कृत के विद्वान रहे। ठीक है, तो भानुमति इनकी कृति है चक्रपाणि दत्त की। 26 का आंसर हो जाएगा बी। नारद स्मृति किस काल में लिखी गई थी? बहुत आसान प्रश्न है। नारद स्मृति की रचना जो है वह गुप्त काल में हुई थी। गुप्त काल आप सभी जानते हैं कि कला और साहित्य का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है गुप्त काल। इस समय गुप्त काल के दौरान कई सारे पुराणों की रचना हुई थी, चाहे वह आप मत्स्य पुराण ले लें, वायु पुराण ले लें, विष्णु पुराण ले लें, इन सभी की रचना जो है गुप्त काल के दौरान ही हुई थी। और नारद स्मृति की भी रचना गुप्त काल के दौरान की गई थी। 27 का आंसर हो जाएगा ए। वैदिक दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, विकासवाद के सिद्धांत को सांख्य दर्शन के द्वारा समझाया गया था। सही है। सांख्य दर्शन के कौन है? महर्षि कपिल सांख्य दर्शन। ठीक है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, योगाभ्यास का मूल पतंजलि के योग सूत्र में मिलता है, यह भी सही है। योग दर्शन महर्षि पतंजलि का है। गौतम न्याय दर्शन महर्षि गौतम, यह भी सत्य है। और वैशेषिक दर्शन ब्रह्मांड का यथार्थवादी एवं वस्तुनिष्ठ दर्शन, यह भी सत्य है। ठीक है, तो इसका वैशेषिक जो है पूर्व मीमांसा जो है ना, पूर्व मीमांसा वो जैमिनी का है। वैशेषिक दर्शन जो है वह महर्षि कणाद का है, महर्षि कणाद का। ठीक है, तो ये चारों स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे सत्य हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, सभी कथन सही हैं। अगला है, किस साम्राज्य ने अतीत में अपने राज्याभिषेक समारोहों के दौरान शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में सेंगोल का इस्तेमाल किया था? और ये सेंगोल अभी आप जानते हैं कि नए संसद भवन में भी इसे स्थापित किया गया है। तो किस साम्राज्य ने अपने राज्याभिषेक समारोहों के दौरान सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में सेंगोल का इस्तेमाल किया था? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो सेंगोल है, सेंगोल का जो इस्तेमाल है
वह चोल शासकों के द्वारा की जाती थी। चोल आप सभी जानते हैं, अभी वर्तमान समय में देखेंगे तो तमिलनाडु का जो एरिया है वहां पर प्राचीन में चोल साम्राज्य वहीं पे शासन किया जाता था। चोल साम्राज्य की जो स्थापना है विजयालय के नेतृत्व में की गई थी और इसका राजधानी कहाँ पे है, तंजौर। ठीक है, विजयालय ने 9वीं शताब्दी के आसपास में इसकी स्थापना की थी। तो चोल साम्राज्य में जब राज्याभिषेक होता था तो शक्ति हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में सेंगोल का प्रयोग किया जाता था और इसी सेंगोल का इस्तेमाल नए संसद भवन में भी किया गया है। अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन गलत है, गलत कथन को हमें बताना है। अशोक के धम्म में ईश्वर की पूजा के साथ साथ बलिदान भी शामिल था, यह गलत है। अशोक के धम्म में किसी भी देवता की न तो पूजा की चर्चा है और न ही बलिदान की चर्चा है, तो यह स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। उन्होंने धम्म महामात की नियुक्ति की जिन्होंने उसकी धम्म की शिक्षाओं का प्रसार किया, बिल्कुल सत्य है। उन्होंने धम्म का प्रचार करने के लिए मिस्र, श्रीलंका, सीरिया और ग्रीस जैसे दूर दराज के देशों में दूत भेजे, यह भी सत्य है। और यह भी कहा जाता है कि श्रीलंका में अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को उसने भेजा था। ठीक है, वह शिलालेख जारी करने वाले पहले व्यक्ति थे और ये ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे, यह भी सत्य है। तो कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, तो गलत केवल एक है, तो इसका आंसर 30 का हो जाएगा ए। शासकों के नाम और उनकी छवि वाले सिक्के पहली बार किसके द्वारा जारी किए गए थे? शासकों के नाम और उनके छवि वाले सिक्के पहली बार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंद यूनान यानी कि इंडो यूनानी शासकों के द्वारा पहली बार ऐसा जारी किया गया था। ठीक है, और इसमें भी अगर आप देखेंगे कई सारे ऐसे शासक थे, जैसा अभी कन्फ्यूशियस का उदाहरण ले लीजिए। ठीक है, तो ये हिंद यूनान शासक, इंडो यूनानी शासक, हिंद यवन शासक के रूप में जाना जाता है। 31 का आंसर बी। भारत में खरोष्ठी लेखन शैली की शुरुआत किसने की थी? बताइए, खरोष्ठी लेखन शैली की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई है? तो खरोष्ठी लेखन शैली की शुरुआत भारत में फारसी लेखकों के द्वारा की गई है। ठीक है, जब फारसी लेखक यहाँ पे आए थे तो फारसी लेखकों ने भारत में लेखन की एक नई शैली का विकास किया था जिसे खरोष्ठी शैली के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जो खरोष्ठी शैली है वह अरामाइक लिपि से प्रेरित मानी जाती है, अरामाइक लिपि से ही प्रेरित है और यह दाएं से बाएं, इस ओर से इस ओर लिखा जाता है, दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इन सभी चीजों को ध्यान रखेंगे। अगला है, किस प्रमुख शिलालेख में अशोक ने कहा है कि अन्य संप्रदायों के सम्मान में अपने संप्रदाय का सम्मान निहित है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। 12वें शिलालेख में अशोक ने कहा है कि अन्य संप्रदायों के सम्मान में अपने संप्रदाय का सम्मान निहित है। 33 का आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक नाम का उल्लेख उनके व्यक्तिगत नाम के रूप में किया गया है? तो देखिए, 4 ऐसे शिलालेख हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक के रूप में किया गया है। कौन कौन 4 अभिलेख हैं वैसे? गुर्जरा, मास्की, नेटूर और उद्गोलम। ये 4 ऐसे शिलालेख हैं जिसमें अशोक का नाम व्यक्तिगत नाम के रूप में अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इसमें बताइए कौन सा है इन चारों में? तो मास्की का है, तो मास्की इसका आंसर हो जाएगा। 34 का आंसर हो जाएगा इसका सी। निम्नलिखित में से किस शासक को पाटलिपुत्र में गंगा और सोन नदी के संगम पर किला बनवाने का श्रेय जाता है? तो गंगा और सोन नदी के संगम पर किला बनवाने का श्रेय पाटलिपुत्र में उदयीन को जाता है और जब अजातशत्रु शासक बनता है तो उसने राजधानी को परिवर्तित करता है। ठीक है, इसका आंसर 35 का इसका आंसर हो जाएगा 35 का सी यानी कि उदयीन। चलिए, अगला सवाल है 36। दक्षिण में मौर्य साम्राज्य की प्रांतीय राजधानी कौन थी? देखिए, मौर्य साम्राज्य 5 भागों में विभाजित था, आप सभी जानते हैं, उत्तरापक्ष, दक्षिणापथ, अवंती। ठीक है, तो ये सब 5 प्रांतों में मौर्य साम्राज्य विभक्त था। ठीक है, तो है कि दक्षिण में जो मौर्य साम्राज्य था उसका क्या राजधानी था? तो दक्षिणापथ को सुवर्णगिरी कहा जाता था। ठीक है, जैसे उत्तरापथ जो था, उत्तरापथ एक था, इसके अलावा था दक्षिणापथ। ठीक है, फिर उज्जैन, तक्षशिला, तोसली, कलिंग तोसली, ये 5 साम्राज्य और इसकी राजधानी थे। ठीक है, तो उत्तरापथ, दक्षिणापथ, स्वर्णगिरी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 36 का। अगला 37 नंबर सवाल है,
मौर्यकालीन यक्ष मूर्तियों के सर्वोत्तम नमूनों में से एक चंवर धावणी यक्ष यक्षिणी कहाँ पर पाई जाती है? बहुत आसान प्रश्न है। यक्ष यक्षिणी की प्रतिमा कहाँ पर पाई जाती है? मौर्य कला में आप लोग इसे हमेशा लिखते होंगे मेंस आंसर राइटिंग में। यक्ष यक्षिणी की प्रतिमा पटना के दीदारगंज में पाई गई है। 37 का आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, गलत कथन के लिए कोड चुने। ठीक है, मैं जूम कर दिया चूंकि ये थोड़ा सा लंबा सवाल था। गलत कथन इसमें से चूज करना है कि कौन सा कथन गलत है। पहला, बौद्ध धर्म में स्तूप बनाने की प्रथा किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के अवशेषों को मिट्टी के ढेर के नीचे संरक्षित करने की परंपरा से जुड़ी हुई थी। सत्य है। बौद्ध और जैन में चैत्य पूजा स्थल थे और विहार निवास स्थान था। यह भी सत्य है। इसीलिए पहले जो अपना विहार है वह विहार के नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बौद्ध भिक्षु और जैन भिक्षु थे, उनका रहने का स्थल था। बाद में यह अपभ्रंश का रूप ले लिया और बिहार बन गया। ठीक है, तो दूसरा भी सही है। तीसरा, बिहार में गया के निकट बराबर पहाड़ियों पर अवस्थित चट्टान काटकर बनाई गई गुफा को बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय के लिए संरक्षण प्रदान किया था। यह गलत है। बिंदुसार ने नहीं बल्कि अशोक ने यहां पर होगा, अशोक। तो तीसरा गलत हो गया। चौथा, सांची का स्तूप मौर्येतर काल में बनाया गया था। जो सांची का स्तूप है वह मौर्येतर काल में नहीं, अशोक के द्वारा बनाया गया था। चौथा नंबर भी गलत हो गया। मौर्य काल में ही बनाया गया था, अशोक के समय। बुद्ध के जीवन की घटनाओं, जातक कथाओं को स्तूपों की रेलिंगों और तोरणों पर चित्रित किया गया था। यह सत्य है। ठीक है, तो अब है कि गलत कथन कौन सा है। तो 3 और 4 गलत हो गया। इसका आंसर हो जाएगा 38 का सी। गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गौतम बुद्ध के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को बताना है। पहला, बुद्ध शाक्य गण नामक एक छोटे गण से संबंधित थे और क्षत्रिय थे। सही है। बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध के नाम से जाने गए। यह भी सत्य है। सत्यकाम जाबाल गौतम बुद्ध के शिष्य थे। देखिए, यह गलत है। सत्यकाम जाबाल जो है वह उत्तर वैदिक काल में एक ऋषि थे, वे गौतम बुद्ध के शिष्य नहीं थे। ठीक है, तो तीसरा गलत है। चौथा, बौद्ध संघों की स्थापना गौतम बुद्ध के द्वारा उन लोगों के लिए रहने के स्थान के रूप में की गई थी जो अपना घर छोड़ चुके थे, क्योंकि उनका मानना था कि केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने अपना घर छोड़ा था। यह भी सत्य है। तो कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन गलत है। तो इसका 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 40, गलत कथन की पहचान करें। ठीक है, यहाँ पे हाँ, इसी में से गलत कथन है। कौन सा कथन गलत है? गलत कथन आपको बताना है। पहला, ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। बिल्कुल सत्य है। अगला है, जैन धर्म की पहली पुस्तक अर्थात तत्वार्थ अधिगम सूत्र पार्श्वनाथ के द्वारा लिखी गई थी। देखिए, गलत है यह। यह सत्य है कि जैन धर्म की पहली पुस्तक जो है तत्वार्थ अधिगम सूत्र है, लेकिन इसकी रचना पार्श्वनाथ के द्वारा नहीं की गई थी, बल्कि इसकी रचना उमा स्वामी के द्वारा की गई थी। कहीं कहीं उमा स्वामी का नाम आपको उमा स्वाति भी देखने को मिलेगा। तो दोनों एक ही है। यह दूसरा गलत है गया। जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र है। सत्य है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर को जीन कहा जाता है। यह भी सत्य है। तो गलत कौन सा कथन है? गलत आंसर बी हो जाएगा। 40 का आंसर बी। निम्नलिखित गलत कथन ज्ञात कीजिए। गलत कथन को ज्ञात करना है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत दिया गया है। पहला, गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद कुशीनगर में प्रबुद्धों या वरिष्ठ भिक्षुओं की परिषद आयोजित की गई थी, जहां उनके शिष्यों या उनकी शिक्षाओं को संकलित किया गया था। तो गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद कुशीनगर में बैठक का आयोजन नहीं किया गया था, बल्कि वैशाली में प्रबुद्ध लोगों और जो वरिष्ठ लोग थे उनकी बैठक का आयोजन, परिषद काउंसिल की बैठक का आयोजन किया गया था। तो पहला ही आंसर इसका गलत है। अन्य तीनों जो आंसर है इसका करेक्ट है। जैन दर्शन में किस सिद्धांत पर बल दिया गया है? बताइए। जैन दर्शन में देखिए, जैन दर्शन में सबसे ज्यादा अहिंसा पर बल दिया गया है। बौद्ध धर्म की तुलना में भी सबसे ज्यादा अहिंसा पर बल दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा 42 का सी। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है उसे बताना है। पहला है फाहियान। फाहियान जो है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, यह सही है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में फाहियान आया था। सॉरी, सवाल है कि कौन सा सही सुमेलित है? तो फाहियान है, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था।
चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, आप लोग भी ध्यान देंगे, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। ठीक है। ह्वेंसांग हर्षवर्धन, यह सत्य है, ह्वेंसांग जो है वह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं, मेगास्थनीज जो था वह चंद्रगुप्त मौर्य के समय। 1 और 3 ये दोनों अपोजिट दे दिया। ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय, ह्वेंसांग हर्षवर्धन, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो कौन सुमेलित है? तो केवल बी सुमेलित था, 43 का आंसर हो जाएगा बी। मुद्रा राक्षस नामक संस्कृत राजनीतिक नाटक किसके द्वारा लिखी गई है? तो मुद्रा राक्षस जो है वह विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया है, 44 का आंसर हो जाएगा डी। मगध के प्रारंभिक शासकों के द्वारा राजगृह को राज्य की राजधानी के रूप में चुनने का कारण क्या है? यानी कि मगध के जो प्रारंभिक शासक थे उन्होंने राजगृह को अपनी राजधानी क्यों बनाया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, इसीलिए राजगीर को अपनी राजधानी बनाया गया। अब 5 पहाड़ी कौन कौन है? विपुलगिरी, वैभवगिरी, उदयगिरी, सोनगिरी, ये सब जो 5 पहाड़ियां हैं उससे घिरा हुआ है राजगीर। और एक महत्वपूर्ण कवच के रूप में राजगीर की ऐसी ज्योग्राफिकल लोकेशन है कि चूंकि 5 पहाड़ियों से घिरा होगा तो आक्रमणकारी आक्रमण नहीं कर पाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। कमंदक द्वारा नीतिसार किसके शासनकाल में लिखा गया था? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कमंदक के द्वारा नीतिसार किसके शासनकाल में लिखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त वंश के समय में लिखा गया था। गुप्त वंश में भी अगर आप देखेंगे तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कमंदक के द्वारा नीतिसार की रचना की गई थी, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। 46 का आंसर हो जाएगा बी। 47 चीनी स्रोत के अनुसार राजा मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति मांगने के लिए समुद्रगुप्त के पास एक राजदूत भेजा था। वह किस देश का शासक था? मेघवर्मन किस देश का शासक था? श्रीलंका का। और यह बीपीएससी पीवाईक्यू में पूछा गया सवाल है, मेरे ख्याल से 64वीं बीपीएससी में पूछा गया। ठीक है, आप लोग इसे देख लेंगे, बीपीएससी पीवाईक्यू का सवाल है। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर को बनाने की अनुमति मांगने के लिए समुद्रगुप्त के पास अपना दूत भेजा था। 47 का आंसर हो जाएगा डी। बोधिसत्व पद्म पानी पेंटिंग के संबंध में सही कथन पर विचार करें। बोधिसत्व पद्म पानी पेंटिंग के बारे में सही कथन कौन सा है, इस पर विचार करना है। ठीक है, पहला, यह चित्रकला गुप्त काल की है, बिल्कुल सत्य है। अजंता गुफाओं की गुफा नंबर 1 में स्थित है, यह भी सही है। बोधिसत्व पद्म पानी के हाथों में कमल का फूल पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है, यह भी सत्य है। ठीक है, बेसिकली आप देखेंगे महायान शाखा से यह संबंधित है। बोधिसत्व पद्म पानी पेंटिंग बौद्ध धर्म के महायान शाखा में काफी ज्यादा प्रिय है। तो यहाँ पर चारों स्टेटमेंट सत्य है, 48 का आंसर हो जाएगा डी। अगला है, निम्नलिखित में से वह विकल्प चुनिए जो गलत सुमेलित है। यानी कि निम्न में से कौन सा विकल्प जो है वह गलत है। पहला है कुमार संभव कालिदास, सही है। बृहद संहिता बराहमिहिर, यह भी सही है। चरक संहिता सुश्रुत नहीं, चरक संहिता चरक के द्वारा। आर्यभट्टियम आर्यभट्ट, यह भी सत्य है। तो गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी गलत है, 49 का आंसर हो जाएगा सी। अगला है 50, सुदर्शन झील के संबंध में सही कथन को खोजें। सुदर्शन झील के बारे में कौन सा कथन सही है? यह गुजरात के जूनागढ़ जिले में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान क्षेत्र के राज्यपाल पुष्यगुप्त के द्वारा निर्मित एक कृत्रिम जलाशय था, सत्य है। 150 ईस्वी में इसमें दरार आ गई थी जिसकी मरम्मत शक शासक रुद्रदामन ने करवाई थी, यह भी सत्य है। अंतिम ज्ञात मरम्मत स्कंद गुप्त के शासनकाल के दौरान प्रणदत्त के द्वारा कराया गया था, यह भी सत्य है। तो चारों स्टेटमेंट सत्य है, आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुप्त वंश से संबंधित है? बहुत आसान प्रश्न है, कौन से शासक जो है वे गुप्त वंश से संबंधित है? तो ये तीनों शासक जो है गुप्त वंश से संबंधित है। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। श्रीगुप्त 240 से 280 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच शासक बने। घटोत्कच दूसरे नंबर के शासक थे गुप्त वंश में, 280 से 319 ईस्वी तक घटोत्कच शासन पे रहे। ठीक है, विक्रमादित्य यह चंद्रगुप्त द्वितीय है, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, घटोत्कच 319 तक, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम बना। और इसी समय चंद्रगुप्त प्रथम जब 319 में गद्दी पर बैठा तो इसी समय 319 ईस्वी में गुप्त संवत को जारी किया। तो ये जो सारे शासक जो हैं वह गुप्त संवत से संबंधित है। कॉमन का आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित विकल्पों में चंद्रगुप्त वंश के बारे में कौन सा कथन गलत है? चंद्रगुप्त वंश के बारे में कौन सा कथन गलत है, इसे बताना है। पहला,
चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज को उपाधि धारण की सत्य है। और अभी हमने बताया चंद्रगुप्त प्रथम कब गद्दी पर बैठा, 319 में। पहला शासक गुप्त वंश का श्रीगुप्त 240 से 280 ईस्वी, दूसरे नंबर पे घटोत्कच 280 से 319 और तीसरे नंबर पे चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईस्वी तक गद्दी पे रहा है। ठीक है, तो महाराजा धीराज को उपाधि धारण की सत्य है। गुप्त संवत की शुरुआत इसने किया भी सत्य है। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, यह भी सत्य है। और इसी कुमार देवी से समुद्रगुप्त पुत्र का जन्म होता है। और समुद्रगुप्त जो है 335 से 375 ईस्वी तक गद्दी पर बैठता है। और समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। क्यों लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है? क्योंकि लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का पुत्र था, इसीलिए समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट सत्य है। अगला, चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी की छवि वाले चांदी के सिक्के जारी किए, यह गलत है। चांदी नहीं बल्कि सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, तो कौन सा कथन गलत है? तो डी नंबर गलत है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला 53 नंबर सवाल है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है सही कथन को चूज करना है। पहला, विदेशी राजा जैसे दैवपुत्र शाहनुशाही शक और लंका के राजा समुद्रगुप्त को नजराना भेंट करना चाहते थे, यह भी सत्य है। श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने उपहार भेजकर समुद्रगुप्त से गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी, यह भी सत्य है। और अभी हमने ऊपर ही डिस्कस किया था, देखिए यही सवाल हमने 47 नंबर डिस्कस किया, यही यहाँ पे विकल्प दिया गया, तो यह सत्य है। उनके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए छवि अंकित है, यह भी सत्य है। बौद्ध विद्वान वसुबंधु को समुद्रगुप्त ने संरक्षण प्रदान किया, यह भी सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है? 1 2 3 4 चारों सत्य है, आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथन के लिए कोड का चयन करें। चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? उन्होंने अपने भाई रामगुप्त के साथ उत्तराधिकार संघर्ष के बाद सत्ता संभाली, सत्य है। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती देवी बाद में दक्कन की शासिका बनी, यह भी सत्य है। और इसी की सहायता से आप देखेंगे तो शकों को पराजित करता है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा शकों को पराजित इसी की सहायता से की जाती है। उन्होंने सिंह विक्रम नाम से भी जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को, यह भी सत्य है। वह चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था, यह भी सत्य है। तो चारों यहाँ पे ऑप्शन सत्य है, इसका आंसर हो जाएगा 54 का सी। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने मोर की आकृति वाले कार्तिकेय प्रकार के सिक्के जारी किए हैं? ठीक है, कार्तिकेय प्रकार के सिक्के, मोर की आकृति वाले सिक्के, कार्तिकेय सिक्के जो है किस गुप्त शासक के द्वारा जारी किया गया है? कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा जारी किया गया, आंसर हो जाएगा ए। गुप्त प्रशासन में निम्नलिखित में से किसे शांति और युद्ध मंत्री के रूप में जाना जाता था? शांति और युद्ध मंत्री नाम से ही आपको ऑप्शन से लग जाएगा। शांति यानी कि संधि, विग्रहक, विग्रह यानी कि संधि को तोड़ना, और जब संधि टूटेगा तो युद्ध होगा। ठीक है, तो शांति और युद्ध संधि युद्ध मंत्री जो है संधि विग्रहक कहलाता था। 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। जो महादंड नायक था, महादंड नायक उस समय का सर्वोच्च न्यायिक या सैन्य अधिकारी के रूप में जाना जाता था। महाश्वापति जो था, महाअश्वपति, वह घुड़सवार सेना का कमांडर होता था। और दूतकश जो होते थे एक प्रकार के जासूस या दूत होते थे। तो शांति और युद्ध मंत्री संधि विग्रहक। गुप्त साम्राज्य के दौरान सूदखोरी शब्द निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ था? तो सूदखोरी अभी वर्तमान समय में भी सूद किससे प्रचलित है? तो अत्यधिक ब्याज दर पर धन उधार लेना, उसे सूदखोर कहा जाता है। सूदखोरी 57 का आंसर हो जाएगा ए। अगला है अजंता और एलोरा और बाघ यानी कि मध्य प्रदेश में चट्टान काटकर बनाई गई गुफाओं में पाए गए चित्रों में से किस चित्रकला शैली को चित्रित किया गया है? यानी कि अजंता और एलोरा जो कि महाराष्ट्र में स्थित है और बाघ जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहां पर चट्टान काटकर बनाई गई गुफाओं में जो चित्रों का अंकन किया गया है वे चित्रकला शैली किसको उद्धृत करते हैं? तो मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ आर्ट को। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। और इसका देखेंगे मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ आर्ट का बेहतर उदाहरण जो है मध्य प्रदेश के बाघ में आपको देखने को मिलेगा। अगला है हस्त आयुर्वेद के लेखक कौन है? हस्त आयुर्वेद पालकाप्य के द्वारा यह रचना है हस्त आयुर्वेद। ठीक है, हस्त आयुर्वेद जो है बेसिकली यह पशु चिकित्सा है, पशु चिकित्सा। इसका आंसर हो जाएगा बी।
अगला है, निम्न में से कौन गुप्त साम्राज्य के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण है? सबसे महत्वपूर्ण कारण पूछा गया है गुप्त साम्राज्य के पतन का। तो जो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में सबसे जो महत्वपूर्ण है वह हुनों के आक्रमण के कारण राजकोष का ह्रास। हुनों के आक्रमण के कारण, हुनों के आक्रमण के साथ साथ जो अन्य लास्ट में जो गुप्त वंश के शासक होते थे वे थोड़े से निर्बल साबित हुए, ठीक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण था हुनों का आक्रमण। 60 का आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से आधुनिक बिहार में गुप्त साम्राज्य के दौरान प्राकृत का कौन सा रूप विकसित हुआ है? तो आधुनिक बिहार में देखेंगे गुप्त साम्राज्य के दौरान मागधी का विकास हुआ। 61 का आंसर हो जाएगा सी। राजा हर्षवर्धन को हराने के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो चालुक्य परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। जब हर्षवर्धन कब गद्दी पर बैठा था? 600 हर्षवर्धन जो है 606 में गद्दी पर बैठा था। पुलकेशिन द्वितीय 609 से 642 तक अपना शासन किया है, ठीक है। और देखेंगे कि जब पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया तो हर्षवर्धन को हराने के बाद चालुक्य परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। 62 का आंसर हो जाएगा डी। अगला काफी महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। चीनी सम्राट ताइसुंग का निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध था? ठीक है, चीनी सम्राट ताइसुंग का किस भारतीय शासक के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध था? तो हर्षवर्धन के साथ काफी बेहतर संबंध था। और आप देखेंगे कि जो समकालीन तुंग शासक जो थे ताइसुंग, उसने 643 ईस्वी में और 647 ईस्वी में हर्ष के दरबार में अपना दूत भेजा था, ठीक है। हर्ष के दरबार में अपना दूत भेजा था। और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है यहाँ पर कि जब 647 ईस्वी में जब ताइसुंग का दूत हर्ष के दरबार में आया तो इसको पता चला ताइसुंग को कि हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई है और किसी अयोग्य शासक ने हर्षवर्धन की सीमा को हड़प लिया है। तो फिर हर्षवर्धन को न्याय दिलाने के लिए ताइसुंग ने हर्षवर्धन के खिलाफ न्याय दिलाने के लिए जो यहाँ पे अयोग्य शासक ने जो इसके जमीन को हड़प लिया था, इसकी सीमा को हड़प लिया था, उसके खिलाफ नेपाल और असम के साथ मिलकर एक गठबंधन तैयार किया और इसको मुक्ति दिलाया, इस पर आक्रमण किया था, ठीक है। और जो जिसने सत्ता को हड़पा था उस शासक को हराया। तो ऐसे काफी बेहतर संबंध जो कि दूसरे देश के साथ भारतीय शासक के हो, वो बहुत बिरले उदाहरण मिलते हैं। हर्षवर्धन उनमें एक है। अगला है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसे तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? तो बहुत आसान प्रश्न है, वेंगसांग, जो कि हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। अगला है, किस पाल शासक ने कुछ वर्षों तक शासन करने के बाद अपना सिंहासन को त्याग दिया और तपस्वी जीवन जीने लगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि विग्रहपाल। विग्रहपाल जो है वह देवपाल के बाद शासक बनता है, ठीक है। पाल वंश के संस्थापक कौन है? पहले नंबर पे गोपाल, दूसरे नंबर पे धर्मपाल, तीसरे नंबर पे आता है देवपाल और देवपाल के बाद विग्रहपाल, ठीक है। तो विग्रहपाल ऐसा था जो कि कुछ वर्षों तक शासन किया, फिर सिंहासन को त्याग दिया और तपस्वी जीवन जीने लगा। राजा हर्षवर्धन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। हर्षवर्धन के संबंध में विचार करना है और इसका पहले ऑप्शन देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सही उत्तर के लिए कोड चुने। कौन सा कथन सही है? थोड़ा मैं इसे जूम कर दे रहा हूं ताकि आप लोग क्लियर देख सकें, ठीक है। हाँ, राजा हर्षवर्धन के बारे में कौन सा कथन सही है? सही कथन यहां पर हम लोगों को देख लेना है, ठीक है। चलिए, पहला है, उनके हस्ताक्षर बासखेड़ा शिलालेख में पाए गए हैं। यह बिल्कुल सत्य है। उनके द्वारा विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत की गई और सती एवं दहेज प्रथा पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया। देखिए गलत है, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह की उसने अनुमति नहीं दी थी, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति नहीं दी थी। हाँ, सती प्रथा और दहेज प्रथा उस समय अवश्य प्रचलित थे, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा, प्रारंभ में वे शिव के भक्त थे और बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म के महायान शाखा को अपनाया, सत्य है। और सिरपुर में लक्ष्मण की ईंट से निर्मित मंदिर उनके शासनकाल के दौरान बनाए गए थे, यह भी सत्य है। तो दूसरा नंबर गलत है, बाकी 1, 3, 4 सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला 67 नंबर सवाल है, किस राजवंश को भारतीय इतिहास में बौद्धों और ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि अनुदान देने वाला पहला राजवंश माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सातवाहन राजवंश। अगला है, तमिल व्याकरण और काव्यशास्त्र पर आधारित तोल्काप्पियम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो तोल्काप्पियर के द्वारा तोल्काप्पियम नामक पुस्तक लिखी गई है, जो कि तमिल व्याकरण और काव्यशास्त्र पर आधारित है।
चोल साम्राज्य में कपास व्यापार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध था? तो चोल साम्राज्य में कपास के व्यापार के लिए उरैर प्रसिद्ध था। उरैर चोलों की राजधानी भी थी। ठीक है, चोलों की राजधानी थी और काफी भव्य इमारतों वाला एक खूबसूरत शहर भी था। कपास के लिए काफी ज्यादा फेमस था। अगला है पांड्य का उल्लेख सर्वप्रथम कहां पर किया गया है? तो पांड्य का उल्लेख जो है सर्वप्रथम यूनानी लेखन में किया गया है। यूनानी लेखन में भी आप देखेंगे कि सर्वप्रथम ग्रीक ग्रंथों में मेगास्थनीज के द्वारा इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे, पांड्य का उल्लेख जो है सबसे पहले ग्रीक ग्रंथों में मेगास्थनीज के द्वारा किया गया है। अगला और काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर मिलान करना है। मिलान क्या है? एक तरफ तो राजवंश है और दूसरे तरफ राजधानी है। ठीक है, यहाँ पे राजधानी और ये राजवंश यहाँ पे मैच करना है। चलिए मैच करिए इसको। चोल, अभी हमने चोल की राजधानी बताया उरैर, एक का हो जाएगा बी। पांड्य मदुरै, 2 का हो जाएगा सी। तो चेर का क्या हो जाएगा? बंजी, 3 का ए। तो बी सी ए कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी, 71 का आंसर बी। अगला है संगमकालीन राजवंश और बंदरगाह, इसे आपको मैच करना है। ठीक है, तो देखिए, अच्छा यहाँ पे मैच करना है। ठीक है, तो संगमकालीन राजवंश है और एक बंदरगाह दिया गया है। किस राजवंश के अंतर्गत कौन सा बंदरगाह है? चोल, पुहार सही है। पांड्य का प्रमुख बंदरगाह कोरकाई, यह भी सही है। और चेर का मुजरिस, यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी, एकदम मैच है। 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी। ठीक है, चलिए अगला है धनुष और बाण संगम काल के किस राजवंश का शाही प्रतीक था? काफी महत्वपूर्ण सवाल है। धनुष और बाण, देखिए धनुष और बाण जो है चेरों का प्रमुख शाही प्रतीक था। 73 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं, जैसे पांड्य है। पांड्य का जो राजकीय चिन्ह था वह कार्प था या मछली, पांड्य का राजकीय चिन्ह था। और चोलों का राजकीय चिन्ह बाघ था। ठीक है, चेर का राजकीय चिन्ह था धनुष और बाण, चोल का बाघ, पांड्य का मछली। किस शाही पल्लव शासक को शैलकृत चट्टानों को काटकर मंदिरों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल के दौरान ही देखेंगे तो चट्टानों को काटकर मंदिर बनाने की कला की शुरुआत की गई थी, जिसका वर्णन मंडागापाथु शिलालेख में किया गया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है संस्कृत विद्वान डांडिन किस पल्लव शासक के दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो डांडिन जो है दस कुमार चरितम, जिसकी दस कुमार चरितम की रचना डांडिन के द्वारा किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नरसिंह द्वितीय के दरबार में रहते थे। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के प्रमुख शिलालेखों में से एक माना जाता है? देखिए अशोक के शिलालेख कहा गया, आप लोग ध्यान देंगे, शिलालेख कहा गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह कलसी और शिशुपालगढ़। कलसी जो है वह उत्तराखंड में अवस्थित है और शिशुपालगढ़ भी जो है शिशुपालगढ़ जो है वह उड़ीसा में अवस्थित है। ठीक है, तो ये दोनों शिलालेख है। बाकी लौरिया अरेराज और सारनाथ वगैरह जो है स्तंभ लेख हैं। तो 1 और 4 इसका आंसर हो जाएगा 76 का बी। प्राचीन भारत के इतिहास में एक प्रमुख क्षेत्र तमिलकम में वर्तमान भारत के कुछ हिस्से शामिल थे। ठीक है, तो कौन कौन हिस्से हैं वर्तमान भारत के जो तमिलकम में स्थित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु। इसका आंसर हो जाएगा 77 का डी। 78 सवाल है चंद्रकेतुगढ़ एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित था? तो जो चंद्रकेतुगढ़ है वह मौर्य काल का एक बंदरगाह था। कहाँ पर अवस्थित था? पश्चिम बंगाल में। 78 का आंसर हो जाएगा सी। योद्धाओं ने अपने सिक्कों पर किन देवताओं को चित्रित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कार्तिकेय। अगला है पतिवेदक। मौर्य काल में पतिवेदक कौन था? पतिवेदक मौर्य काल में कौन था? तो इसका 80 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि एक विशेष प्रकार का संवाददाता था जिसे पतिवेदक के नाम से जाना जाता था। और यह ऐसा संवाददाता था जो किसी भी समय राजा से मिलने के लिए स्वतंत्र होता था। नीचे दिए गए विकल्पों में से किसे बौद्ध धर्म में बोधिसत्व में एक नहीं माना जाता है? यानी कि बोधिसत्व में कौन नहीं आता है? तो देखिए अवलोकितेश्वर और वज्रपाणि ये बोधिसत्व में आते हैं, लेकिन अमिताभ की चर्चा नहीं है। 81 का आंसर हो जाएगा सी। संगम काल के दौरान
लोक प्रशासन के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो सही कथन में आप देखेंगे तो पहला जो है, राजतंत्र के दैवीय संघ का सिद्धांत ईराई शब्द के द्वारा व्यक्त किया गया है, यह बिल्कुल सत्य है। लेकिन दूसरा जो है, स्थानीय सरदारों को के नाम से जाना जाता था, गलत है। स्थानीय सरदारों को संगम काल में बेलीर के नाम से जाना जाता था। तो केवल एक सत्य है, आंसर हो जाएगा ए। मालती माधव एक प्रसिद्ध नाटक है जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? मालती माधव की रचना किसके द्वारा की गई है? तो भवभूति के द्वारा की गई है। देखिए, भवभूति के द्वारा कई अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं भी की गई है। एक तो मालती माधव हो गया। मालती माधव के अलावा आप देखेंगे तो उत्तर रामचरित भवभूति के द्वारा इसकी रचना की गई है। महावीर चरितम की भी रचना भवभूति के द्वारा ही की गई है। तो 83 का आंसर हो जाएगा बी। भारत के प्राचीन इतिहास में किस काल को अंधकार युग या डार्क एज माना जाता है? तो जो डार्क एज है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। बेसिकली सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात आप देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन और महप जनपदों के उदय के बीच आप देखेंगे कि बीच का जो अवधि होता है वह डार्क एज के रूप में जाना जाता है। दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व से लेकर चौथी शताब्दी ईस्वी तक। 84 का आंसर हो जाएगा ए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को किस कृति का मातृग्रंथ माना जाता है? बहुत आसान प्रश्न है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को नीतिसार का मातृग्रंथ माना जाता है। 85 का आंसर हो जाएगा बी। और जो नीतिसार है, नीतिसार की रचना जो है कामंदक के द्वारा की गई है। इसमें टोटल 192 श्लोक हैं। 85 का आंसर हो जाएगा बी। दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सही कथन को बताना है। ठीक है, पहला है नेति प्रकरण एक जैन ग्रंथ है, गलत है। नेति प्रकरण जो है वह जैन ग्रंथ नहीं बल्कि एक बौद्ध ग्रंथ है, पहला गलत। दूसरा, यह 2 भागों में विभाजित है, संघवार और विभागवार, तो यह सही है। केवल दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है, कैलाशनाथ मंदिर कहाँ अवस्थित है? बहुत आसान प्रश्न है। बताइए कैलाशनाथ मंदिर कहाँ है? तो एलोरा की गुफाओं में कैलाशनाथ मंदिर है। ठीक है, अगर आप देखेंगे एलोरा की गुफा, तो एलोरा की गुफा में कुल 34 गुफा का वर्णन वहाँ पे किया गया है। गुफा नंबर 1 से 12 तक वे बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, 13 से 29 हिंदू धर्म से संबंधित और 30 से 34 जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, और जो कैलाशनाथ मंदिर है वह गुफा नंबर 16 है, एलोरा की गुफा। 87 का आंसर बी। अगला है, अपसर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है? तो अपसर शिलालेख गुप्त वंश से संबंधित है। इसका परवर्ती गुप्त, बेसिकली गुप्त वंश में भी जो परवर्ती गुप्त शासक था, परवर्ती गुप्त में आप देखेंगे राजा आदित्य सेन इससे संबंधित रहा। ठीक है, तो 88 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से गुप्तोत्तर राजवंश हर्ष के उदय से पहले उभरा था? देखिए, हर्ष के उदय से पहले निम्नलिखित में से किस वंश का उदय हुआ था? ठीक है, तो आप देखेंगे कि बंगाल का गौड़ और बल्लवी का मैत्रक जो है वह हर्षवर्धन के पहले इसका उदय हुआ था। तो 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। 89 का आंसर हो जाएगा बी। धान्य कटक एक महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र पर स्थित है। धान्य कटक, तो धान्य कटक जिसे धरनी कोट के नाम से भी जाना जाता है, वर्तमान आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र है धान्य कटक। कहाँ पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला है, वीर कुरवर थे। वीर कुरवर कौन थे? ठीक है, तो इसका 91 का आंसर हो जाएगा। जैन आचार्य थे वीर कुरवर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। बाणभट्ट ने निम्नलिखित में से किस शासक को खून हिरण का शेर कहा है? खून हिरण का शेर किसको कहा है बाणभट्ट ने? तो प्रभाकर वर्धन को कहा है। इसका आंसर हो जाएगा 92 का आंसर हो जाएगा बी। हस्त आयुर्वेद किसके द्वारा रचित है? हस्त आयुर्वेद जो है वह पाल काव्य के द्वारा रचना की गई। अभी हमने ऊपर में भी डिस्कस किया था। ठीक है, देखिए इसमें 1 लाइनर का सवाल ज़्यादा है, इसलिए डायरेक्ट मैं क्वेश्चन और आंसर पढ़ दे रहा हूँ। जिसका जरूरी है उसे मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, अगला है,
सीतनवासल एक प्रसिद्ध है। सीतनवासल जो है वह किस लिए प्रसिद्ध है? तो तमिलनाडु में स्थित एक जैन स्थल है। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में सीतनवासल, ठीक है, वह जैन स्थल है। 94 का आंसर हो जाएगा बी। 95, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में सुदर्शन झील का वर्णन किया गया? बहुत महत्वपूर्ण और आसान सवाल है। सुदर्शन झील जूनागढ़ अभिलेख से संबंधित है। 95 का आंसर हो जाएगा बी। 96 नंबर सवाल है, आपराधिक कार्यवाही के लिए दंड निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त पूर्वाधिकार की पुस्तक पावेनी पोतथक का प्रयोग किस महाजनपद के राजा के द्वारा किया गया था? तो इतना तो स्पष्ट हो गया, पावेनी पोथक क्या है? एक विधि संहिता थी, विधि संहिता। इसकी रचना बेसिकली वैशाली के शासकों के द्वारा आपराधिक मामलों के सुनवाई के लिए की गई थी, ठीक है। तो वैशाली के शासक, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। अगला है, लगभग 200 BC पूर्व प्राचीन भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मध्य एशियाई राजवंश कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इंडो ग्रीक, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि उनके आक्रमण करने का सही क्रम देखेंगे तो सबसे पहले इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी, दूसरा नंबर पे आते हैं शक, शक के बाद तीसरा नंबर पे आते हैं पहला या पार्थियन जिसको कहा जाता है, और चौथे नंबर पे आता है कुषाण, ठीक है। तो यहाँ पर है भारत पर आक्रमण करने वाला पहला, तो इंडो ग्रीक आंसर हो जाएगा। अगला है, कांचीपुरम किसकी राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था? कांचीपुरम किसकी राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था? तो कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी, पल्लव कांचीपुरम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 98 का बी। अगला सवाल है 99 नंबर सवाल है, शिल्पादिकारम की रचना किसने की थी? शिल्पादिकारम की रचना तमिल महाकाव्य ये तमिल महाकाव्य है शिल्पादिकारम, जिसकी रचना इलांगो आदिगल के द्वारा की गई थी। 99 का आंसर हो जाएगा ए। और आज का हम लोग लास्ट सवाल डिस्कस कर रहे हैं, पाल शासक किसके प्रमुख संरक्षक थे? ठीक है, तो पाल शासक महायान बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। 100 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। पाल वंश की अगर स्थापना देखेंगे तो गोपाल के द्वारा की गई थी। कब? 750 ईस्वी में गोपाल के द्वारा पाल वंश की स्थापना की गई थी। 100 का आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमने एंशिएंट हिस्ट्री का 100 MCQ डिस्कस किया है। इसके पूर्व में हमने इसी बुक के 3 महत्वपूर्ण चैप्टर बिहार स्पेशल, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी तथा इंडियन पॉलिटी MCQ को डिस्कस कर दिया था, और चौथा चैप्टर जो है वह डिस्कशन हो गया है, समाप्त हो गया है। अगले क्लास में हम लोग मेडावल हिस्ट्री को अगले वीडियोस के रूप में डिस्कस करेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उससे जरूर ज्वाइन कर लें, और अपने दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।